समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिला है। मैं जमीन पर था, मैंने जमीन पर देखा और जमीन पर आकलन करने के बाद ही मैंने कहा कि 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीट आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें अगर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट मानती है। कैसे पकड़ी गई? कैसे पकड़ी गई? जो मीडिया में दिखाई जा रही है वो कैसे पकड़ी गई? लोगों ने बनारस में कैसे पकड़ी गई? बरेली में 200 मशीनें बदली जाएंगी, उसके विषय में कैसे सूचना मिली? हर जगह जहां भी हो सकता था लोगों ने उसको रोकने का, पकड़ने का प्रयास किया। आज की स्थिति यह है, हर 3 में से 2 व्यक्ति ईवीएम के विरोध में बोल रहे हैं। तब हम अकेले बोलते थे, तब कुछ लोग बोलते थे, लेकिन उसके बाद चलते चलते ये हुआ कि हर तीसरा आदमी बोलता था, और आज स्थिति यह है कि हर 3 में से 2 आदमी बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम को हटाया जाए। साथियों, अभी 10 मार्च को 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन चुनावों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब में जो ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और केवल ईवीएम में ही नहीं, जो शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनमें विशेषकर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स यानी कलेक्टर और एसपी, एसएसपी और पुलिस के और लोग शामिल हैं, इन सब ने जहां पे बीजेपी हार रही थी वहां पर जबरदस्ती बीजेपी को जिताया और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, उनको हराया। इसके विषय में आप सारे मीडिया के सारे साथी हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हैं, ऑडियोस भी वायरल हैं। वीडियोस तो आपने देखे हैं, ईवीएम कैसे कचरे के ढेर में मिल रही है, और किस तरह से बनारस में देखा कि 3 गाड़ियां ईवीएम को लेकर जा रही थी, जिनमें 2 निकल गई और 1 पकड़ में आ गई, और उसमें देखा आपने किस तरह से ईवीएम पकड़ी गई। इसके अलावा आपने वीडियोस देखी हैं कि लोग, जो प्रिजाइडिंग जो पार्टी है, पोलिंग पार्टी, वो किस तरह से बिल्कुल रोड पे, सड़क पे हाथ में ईवीएम को लेके जा रही है, जबकि ये कोई नियम नहीं है। तो आपके सामने क्या कारण है कि आपने पार्टी का सपोर्ट किया? किस पार्टी का? हमने किस पार्टी का सपोर्ट किया? देखिए, हमने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया। क्यों किया? हमने इसलिए गठबंधन किया कि भाजपा को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक पार्टी और उसका गठबंधन मजबूत था जो भाजपा को धूल चटा देता, तो वो समाजवादी पार्टी ही थी। और देखिए, जो परिणाम आए हैं उस परिणाम को मैं 1 मिनट आपके सामने बताता हूं। जो बैलेट पेपर से गिनती हुई है, यानी जो सरकारी कर्मचारियों या यूं 80 साल के ऊपर के लोग थे या विकलांग लोग थे, उनके जो बैलेट पेपर से उन्होंने वोट डाला, उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। 304। और समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिला है। मैं जमीन पर था, मैंने जमीन पर देखा और जमीन पर आकलन करने के बाद ही मैंने कहा कि 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीट आएंगे, और मेरी बात वो सच निकली। लेकिन ईवीएम में बेईमानी करके वो सब किया। हमने समाजवादी पार्टी के साथ में बिना किसी शर्त के और बिना किसी सीट के गठबंधन किया, क्योंकि देश को बचाना था, देश की जनता को बचाना था, लोकतंत्र और संविधान को बचाना था, इसलिए किया। और अब आपके माध्यम से भी मैं समझता हूं माननीय अखिलेश यादव जी तक हमारी बात पहुंचेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके, सपा और सपा गठबंधन के जो लोग हैं उनसे मिलके इस आंदोलन में वो हमारा साथ दें, इसके लिए मैं उनसे बात करूंगा, और भी सबसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा साथी। तो क्या अभी तक सर जो आपके गठबंधन के दल है उनसे सहमति नहीं बनी इस आंदोलन? नहीं, सहमति की बात तो तब होगी ना कि जब हम बात करेंगे। अभी उनसे बात नहीं हुई है, पहले सारी चीजें देख लें, सारे आकलन कर लें हम, उसके बाद में हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे, उनसे मिलेंगे बाकायदा। और इस बीच में मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, इसको जरूर रिकॉर्ड करें कि इस बीच में, क्योंकि 2 तारीख को अब हमने मीटिंग रखी है, सभी देश भर से जो भी लोग आएंगे, उससे पहले हम लोग इस बात को बाकायदा चुनाव आयोग को भी एक रिप्रेजेंटेशन देंगे हम,
एक उनको अपना जो सारी स्थिति है इन सब चीज़ों का आकलन करते हुए उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात पहुंचाएंगे और उसके बाद में बाकी और सारी चीजें हैं किस तरह से करेंगे, आप सारे साथियों के सामने बात हमेशा क्लियर रहेगी। तो सर अभी समर्थन आपका है सपा को? बिल्कुल रहेगा समर्थन, बिल्कुल सपा के साथ समर्थन है, सपा के साथ समर्थन रहेगा। जब तक सही मुद्दों पर लड़ाई रहेगी हमारा समर्थन रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि जब नतीजे जाते तब लोग आप लोग शोर मचाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की बात को आपने सुना, आपने हमारी उस बात को नहीं सुना। जब मैंने पहले फेज की पोलिंग होने से पहले ही 9 तारीख को, अभी बताया मैंने आपने, 9 तारीख को जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरह से धांधली होने वाली है, किस तरह से ईवीएम बदली जाएंगे, मैंने तुरंत वीडियो बना के डाला। इसके अलावा चुनाव खत्म भी नहीं हुआ था, मैं हर मंच पर जहां भी गया मैंने ईवीएम के विषय में बताया, घोटाले के विषय में बताया। और मैंने बनारस में शायद मेरा 28 फरवरी या 1 मार्च के आसपास का मेरा वीडियो है, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि गड़बड़ी होगी। मुझे मालूम है कहाँ का गड़बड़ी होगी, मैंने जिलों के नाम भी गिनाए और मैंने उनको कहा कि लोगों को ईवीएम बदली गई है, इसको कैसे पहचानेंगे, उसकी भी सारी चीजें मैंने बताई, जो आज की तारीख में करोड़ों लोग उससे देख चुके हैं। सर रोक क्यों नहीं पाया हम लोग? कौन नहीं रोक? गठबंधन था सर, आपके साथ तो लोग भी थे, सब कुछ था सर। आप जब प्रशासनिक स्तर पर इतनी बड़ी धांधली हो रही है और जब हम बता रहे हैं, लोग भी कई बार जोश में होश खो बैठते हैं, होश नहीं रखते हैं। उस स्थिति में जिन चीजों की जानकारी रखनी चाहिए थी, जहां उसको चेक करना चाहिए था, वहां उतना नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा, अगर लोग जागरूक इतने नहीं होते तो कैसे कोशिश की उन्होंने, कैसे पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई, जो मीडिया में दिखाई जा रही है वो कैसे पकड़ी गई, लोगों ने बनारस में कैसे पकड़ी गई, बरेली में 200 मशीनें बदली जाएंगी उसके विषय में कैसे सूचना मिली। हर जगह जहां भी हो सकता था लोगों ने उसको रोकने का, पकड़ने का प्रयास किया। सारी चीजें बीजेपी यही तो चाहती है, आप चुनाव का बहिष्कार कीजिए, वो अपने आराम से जीत गए। आप भूल गए क्या भाई, आप क्या भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर में सारी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया, उसके बाद वो चीज आराम से जीत के आ गए चुनाव में। यही तो वो चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तीसरे चौथे चरण के बाद ही समझ गए थे कि वो हार रहे, लेकिन वो ये बोल नहीं सकते थे। नहीं, हार कैसे रहे मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सुना है जो आप बात कर रही हैं कि वो तीसरे चौथे चरण के बाद हार गए हैं। मैं इस बात को जब तक खुद नहीं सुन लूंगा मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। और ओम प्रकाश राजभर जी नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने भी कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल अब कहने से बात नहीं बनेगी, इसको सब लोग मिलके इकट्ठे होके पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करें और तभी ये ईवीएम रुक पाएगी। जन आंदोलन नहीं हो पाएगा तो इसके रुकने की संभावना नहीं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष में, जैसे कांग्रेस है, राजद है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं महाराष्ट्र वगैरह में, शिवसेना वगैरह, क्या आपका साथ दे रही है वो ईवीएम के खिलाफ? देखिए अभी हमने बात नहीं की, अब पहली वो है, हमने आपके माध्यम से सूचना हम पहुंचा रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं। इसके बाद हम लेटर भी देंगे अपनी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से लेटर भी देंगे लिखित में, उनसे निवेदन करेंगे इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। अगर वो देते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं देते हैं तो उस समय डिसाइड किया जाएगा। 2019 से हम आपको देख रहे हैं, आप बाकायदा विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं, जब आप लकीर पीटते हैं सांप निकलने के बाद, नहीं पहले आप विरोध को नहीं करते, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है और झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस चुनाव से, जो 2022 का चुनाव हुआ है, इससे 6 महीने पहले देखा होगा, हमने बाकायदा सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था, पूरे देश में लोगों से हमने रिक्वेस्ट की थी और यह कहकर कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव है, 18 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, अगर 9 करोड़ के लगभग मतदाता इस हमारे हस्ताक्षर अभियान में हमें हस्ताक्षर करके दें तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के ईवीएम को बंद करा दें। लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया और अब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम का हटना जरूरी है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपके साथ जुड़ी है जो ईवीएम पे? अंतर्राष्ट्रीय संस्था की क्या जरूरत है? कोई एजेंसी? किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत क्या? ये क्या अंतर्राष्ट्रीय मामला है? हमारे पास बहुत सारे, ये हमारा हमारे देश का इंटरनल मैटर है, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा आंतरिक मसला है, हमें लड़ना है, हम सुलझाएंगे। क्या हम किसी बात से कमजोर हैं? क्या सरकार से लड़ नहीं सकते हैं क्या हम लोग?
क्या अपने आंदोलन को हम खड़ा नहीं कर सकते हैं क्या? ये ईवीएम है, इसके लिए आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले जाएं। उन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या लेना देना? ये दो देशों के बीच का मसला नहीं है, ये मसला भारत का अपना आंतरिक मसला है। और जब तक दो देशों के बीच का मसला नहीं होगा और जब तक केंद्र सरकार किसी को डिप्यूट नहीं करेगी, ना तो वहां जा सकता ना ही कोई बोल सकता है। ये हमारा मसला है। और दूसरा, जो हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया था, आप देखेंगे कि ये पेपर था, ये पेपर आप देखिए, यही वो पेपर था। महीने से ये काम चालू ये बाकायदा हम लगातार कोशिश कर रहे थे। ये फ्रंट पेज और ये इसका बैक साइड का पेज, हम फिर से इसको शुरू करने वाले हैं। लगातार बहुत साफ इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे बहुत साफ लिखा हुआ है। हम इसको फिर से इस हस्ताक्षर अभियान को शुरू करने वाले हैं, और इसीलिए ताकि पूरे देश में लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के हमारा साथ दें, इसीलिए हमने जो है 2 तारीख की पहले मीटिंग बुलाई है, उसके बाद फाइनल चीज हम डिसाइड करेंगे। ये चीज आप बैलेट पेपर की मांग करते हैं लगातार, कई सालों से आप आंदोलन कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष हो पाएगा चुनाव? क्यों नहीं हो पाएगा निष्पक्ष? क्यों नहीं हो पाएगा बैलेट पेपर से निष्पक्ष? केवल बैलेट पेपर की बात नहीं है, मैं जो कर रहा हूं, मैं कई काम कर रहा हूं, आप उस चीज को देख नहीं रहे हैं। मैंने जो आंदोलन जब शुरू किया उसमें जो मैंने बात कही, मैंने उसमें एक बात अभी जो आपको बताई कि न केवल बैलेट पेपर से चुनाव हो, बल्कि एक ही फेज में चुनाव हो, विद वीडियो रिकॉर्डिंग। 7 और 8 फेज में जो चुनाव होता है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले से ही अपनी बेईमानी किस तरह से वो करेगा, किस तरह से भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, वो पहले से ही प्लानिंग होती है। इसलिए 7-8 फेज में कराए जाते हैं चुनाव। एक फेज में कराइए ना। हमारे पास क्या मानव संसाधन की कमी है, लोगों की कमी है? हमारे पास क्या पैसे की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, हर संसाधन है अगर हम चाहें तो। लेकिन इलेक्शन कमीशन और जो सरकार है, भाजपा सरकार के, उसकी नीयत में बेईमानी है, इसलिए सारी चीजें नहीं होती। मैंने कहा है कि एक ही फेज में चुनाव होना चाहिए, और चुनाव होने के, वोटिंग होने के 3-4 घंटे के बाद ही काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें होंगी अभी आने वाले समय में। साथी सर, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि हमें उतनी वोट नहीं मिले कि हम लोग जीत जाए? नहीं, कैसे मैं मान लूं? आप कैसे, आप अरुण जी कैसे कह रहे हैं इस बात? नहीं, बिल्कुल ईवीएम बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा चुनाव सुधार भी है, लेकिन चुनाव देखिए, चुनाव सुधार की बड़ी प्रक्रिया है। चुनाव सुधार में कई चीज होनी है, लेकिन ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ में एक ही दिन में, एक ही फेज में चुनाव हो और तुरंत बाद उसके गिनती शुरू हो, ये मेन हमारी मांगे हैं। इसके अलावा और जो चीजें हुई हैं, देखिए बेईमानी कितने स्तर पर हुई है इस बार चुनाव आयोग, ये तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बहुत लोगों की वोटें काटी गई हैं, एक बूथ से 50 से लेकर 100 लोगों की वोटें काटी गई हैं। और आपने देखा होगा कि जब पहले फेज की जो पोलिंग हुई 10 फरवरी को, उस दिन बाकायदा एनडीटीवी ने दिखाया कि यहाँ पे जो आपका हाथरस के पास इगलास है, इगलास में एक गांव की 700-800 वोट काट दी गई। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी, जिन लोगों की ये वीडियो, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको वायरल कीजिए, जहां जहां भी, जिस गांव में भी, जिस बूथ पर भी जिन लोगों की वोटें काटी गई हैं, जिनके पास में उनके वोटर आई कार्ड हैं, वो सारे लोग हमें बताएं, इंफॉर्मेशन हमें दें। जो मैंने नंबर बताया है 7840868666, उस पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें कि हमारी वोट काटी गई, वो सब कुछ लिख के हमें बताएं। ये सारी की सारी चीजें, हम इसमें कई चीजें शामिल हैं। सर, इस दौर में जहां भारतीय जनता पार्टी का तमाम जगह पे कब्जा है, यहाँ पे ईवीएम हटवाना संभव है? देखिए, हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां पे हजारों सालों की व्यवस्था चलती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो व्यवस्था खत्म हो सकती है। 3500 साल की व्यवस्था बाबा साहब ने एक झटके में, जब आया उनका मौका, कलम से साफ कर दी, संविधान बनाया और देश की 3500 साल की जो घृणित व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो, आप ईमानदार हो, लड़ने का हौसला हो, आप में जज्बा हो और ईमानदारी से लड़ाई लड़ें। अगर आप लड़ने से पहले ही हार जाएं, उसका कोई इलाज नहीं है। हर चीज का इलाज है। हम मानते हैं कि जन आंदोलन खड़ा होगा तो यह सरकार ही, देश की संसद ही, जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है उसमें संशोधन करके ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर स्थापित करेगी। और अगर नहीं करती है तो मैं मानता हूं कि इस देश की अदालतें अभी जिंदा हैं और हम
उन अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हम गुहार लगाएंगे कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए न्याय करें और इस देश की आम जनता को न्याय दिलाएं, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर। वैसे भी मैं एक बात कहता हूं कि ईवीएम जो मशीन है, ईवीएम मशीन किस तरह से काम करती है किसी को मालूम नहीं है। भाई बटन दबाना, लाल बत्ती का जल जाना, केवल वोट डालना नहीं हो गया। जिस देश के पढ़े लिखे लोग, मैं तो बार बार कहता हूं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के तमाम जजेस, सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके अलावा कोई नहीं जानता एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बाकी इस देश की आधी से अनपढ़, आधी से अधिक अनपढ़ आबादी, कोई नहीं जानता कि ईवीएम कैसे काम करती, फिर कैसे चल रही है। और जब 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में खुद कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर क्यों ईवीएम जारी है। और इसके अलावा हम आपको बाकायदा आने वाले समय में हम आपको सूचना देंगे, आपको बुलाएंगे, आपके माध्यम से कवर कराएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाएंगे कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, सेटिंग कैसे होती है, कैसे उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और इसके अलावा वीवीपैट में भी कितनी गड़बड़ी कैसे होती है, सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। कोशिश करेंगे हर जिले में उस डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर जाए। सर सवाल तो वही खड़ा होता है, आप तो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं ना, ईवीएम को लेकर सफल नहीं हो रहे हैं ना आप। नहीं इसको सर देखिए, किसी भी जन आंदोलन को खड़ा होने में और उस जन आंदोलन के साथ लोगों को खड़ा होने में समय लगता है। कल वो समय था जब हमने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई। 30 मई 2019 को जब मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, उसी दिन से आंदोलन शुरू किया हमने। तब से लेकर आज तक, आज की स्थिति यह है, हर 3 में से 2 व्यक्ति ईवीएम के विरोध में बोल रहे हैं। तब हम अकेले बोलते थे, तब कुछ लोग बोलते थे, लेकिन उसके बाद चलते चलते ये हुआ कि हर तीसरा आदमी बोलता था, और आज स्थिति यह है कि हर 3 में से 2 आदमी बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम को हटाया जाए। सर आप लोगों को नहीं लगता, जो विपक्ष के लोग हैं, कि हमें संगठन मजबूत करना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, हमें सब चीज लगती है, हमें संगठन भी मजबूत करना है, अपनी पार्टी का भी करना है, और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा करने के लिए भी ढांचा हमें तैयार करना है। हर चीज लगती है, हर चीज हम करेंगे। एक सवाल सर मेरा है कि संवैधानिक संस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट है या चुनाव आयोग है, ये तो नहीं मानती कि इसमें किसी तरीके से गड़बड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ इस पर कहा है? हम इसको नहीं, देखिए, आप अगर देखें उस जजमेंट को, जैसे कहा अभी मैंने जिक्र किया 8 अक्टूबर 2013 का, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें बाकायदा 27वें पैरे में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट मानती है। हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि उसके साथ में वीवीपैट जोड़ दिया, और दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि वीवीपैट जोड़ तो दिया, लेकिन वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं हो रही। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो वीवीपैट की पर्चियों की गिनती, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह जो चुनाव हुआ है, इसमें अगर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों ये सारी चीजें दिखती नहीं? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, उन संवैधानिक जो जितनी भी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके सोए हुए अंतरात्मा को जगाने के लिए भी हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाओ।